Why to wait for 3 years? Why to wait for 4 years? Why not we should start the intervention at the earliest? वॉकर आज के टाइम में अगर हम बात करें, साइंटिफिकली बात करें, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर द चिल्ड्रन। जब तक वो गिरेगा नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा हाउ हिज बॉडी विल फील, हाउ टू रिएक्ट। स्पेशली बच्चों के लिए जो फिजियोथेरेपी है, छोटे बच्चों के लिए जिनको जो बोल भी नहीं सकते मुझे ये दिक्कत है, प्लस उनके माता पिता जो साथ में जूझ रहे हैं, उनके अंदर आप स्पेशलाइज करते हैं, तो उसके बाद आप थोड़ा आप अपने बारे में। जी, थैंक यू कुलिंदर जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए भी कि आज एक ऐसा जगह मिला है जहाँ पे मैं इन लोगों के बारे में बात कर सकती हूँ एटलीस्ट। तो मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता हूँ। मैंने बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी किया है, फिर बैचलर्स करने के बाद मैंने साउथ इंडिया से पढ़ाई की है, रमैया मेडिकल कॉलेज, एंड देन उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया। आई मास्टर्स इन पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, बच्चों की। यस, सो इट वाज वन ऑफ द थिंग कि आप अगर पंजाब की बात करें तो आपको बड़ी हैरानी होगी, 2017 में पूरे पंजाब में सिर्फ एक सीट थी इसके लिए। मतलब एक सीट रिक्वायरमेंट समझी गवर्नमेंट ने। अच्छा, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं समझी या जैसे भी हो, तो सिर्फ एक सीट थी और समहाउ ये भी बंद होने वाली थी नेक्स्ट ईयर में जब आप पढ़ाई करने वाले थे। यस, अच्छा, 2015 में जब मैंने अप्लाई किया इसके लिए बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, तो आई केम टू नो कि पिछले 5 साल से किसी ने इस ब्रांच में एडमिशन ही नहीं लिया था। ओके, एंड इट वाज अवेलेबल इन, अब एक तो होता है यूनिवर्सिटी एंड एक होती है कॉलेज की, किस कॉलेज से पढ़ाई होती है इस चीज। पूरे बैच में आप एक स्टूडेंट थे सिर्फ? पूरे बैच छोड़िए, पूरे पंजाब में एक सीट थी उसकी। आप स्टूडेंट भी आपने पढ़ाई? एक ही थी मैं। अच्छा, स्टूडेंट भी एक ही थी मैं वहाँ पे। okay. तो जब काउंसलिंग हो रही थी तो उस समय हमारे रॉय साहब थे, बहादुर पूरा नाम नहीं याद आ रहा, वाइस चांसलर, तो ही सेड कि मैं तो ये ब्रांच बंद कर रहा हूँ, बट एक स्टूडेंट है इसमें, आई एम वेरी सरप्राइज टू सी दैट। तो फिर मैंने पीडियाट्रिक्स में लिया। बहुत स्ट्रगल वाला टाइम था वो 2 साल जो मैंने डिग्री करी। जो बच्चों के स्पेसिफिक है, बच्चों का पेशेंट होना, उसमें फायदे क्या है, नुकसान क्या लगते हैं आपको? इसमें फायदा तो बच्चों के लिए है कि कोई स्पेशलिस्ट है उनको हैंडल करने के लिए, जहाँ मतलब चूज करने के लिए जो आप सोच रहे हो कि हाँ मतलब आपने क्यों चूज किया, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शुरू से ही जब मैं बैचलर्स कर रही थी तभी मेरे दिमाग में था कि मुझे पीडियाट्रिक में ही बच्चों के लिए ही काम करना है। बिकॉज मैं साउथ इंडिया में थी तो कॉलेज का फर्स्ट डे याद है मुझे, एक बच्चे को देखा सीढ़ी चढ़ाते हुए। He was in special need, उसका पैर नहीं काम कर रहा था। He was very young, about 1.5 year का रहा होगा। मेरी कोर्स होती है 4 साल की। ठीक है। 3rd ईयर में मैंने उस बच्चे को फिर देखा, he was walking independently। तो मेरे को बड़ा खुशी हुआ वो चीज देख के कि ये बच्चे को मैंने उस टाइम देखा था और इतने दिन बाद ही सही, लेकिन ये अपने पैरों पे चल रहा है। एंड समहाउ मेरे को बच्चों के साथ काम करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। तो पता नहीं कोई क्वालिटी बोल लो या जो बोल लो, बच्चे मेरे साथ खुश बहुत रहते हैं। तो मेरे को उस टाइम से ही था कि मैं कुछ भी करूंगी तो बच्चों के लिए ही करूंगी ऐसे। तो आई टेकन, मुझे मिल नहीं रही थी सीट की मैं कहाँ पढ़ाई करूंगी इसके लिए, और पंजाब में आने के बाद समहाउ आई गॉट टू नो कि एक सीट है और वो लकीली मुझे मिल गया। तो मैम जब आप पेशेंट्स से डील कर रहे हैं ना, मैं बोल सकता हूँ, हर एडल्ट बोल सकता है। बहुत छोटे बच्चे, एक तो वो बोल नहीं सकते, दूसरा आप उनको पकड़ के कंट्रोल भी उतना शायद नहीं हो पाता जी। बहुत छोटा बच्चों फिर कंट्रोल हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर तो और कंट्रोल नहीं होगा। उनके टेंट्रम्स होते हैं, वो सुई देख के डर जाएंगे। क्लिनिक के अंदर माहौल थोड़ा ऐसा होता है कि वो वैसे डॉक्टर से डरते हैं जी। तो अब तो एक्सपीरियंस नो डाउट, लेकिन जब स्टार्टिंग में एज एन इंटर्न और शुरुआत में थोड़ा आप भी नर्वस हुआ? हाँ, ये होता था। क्या होता है, ये फील्ड जैसे नॉर्थ और साउथ की बात करें तो साउथ में थोड़ा ज्यादा इवॉल्व है ये चीजें, काफी इसमें काम होता है। नॉर्थ में थोड़ा कम काम होता है। तो वहां पे जब मेरी पोस्टिंग लगी पीडियाट्रिक में, तो जो बच्चे आते थे थेरेपी के लिए या 1-2 बच्चे जो आ रहे थे,
तो उनके साथ मेरी बॉन्डिंग में कैसे भी करके उनको मैं, अगर मान लो मुझे कोई एक्सरसाइज करवानी है तो मैं उसको प्ले में कन्वर्ट कर देती थी। लाइक नॉट हाथ ऊपर करो बेटा, हाथ नीचे करो, नहीं। अगर हाथ का काम करा, एक बैट दिया, एक बॉल दिया, चलो भाई खेलते हैं बैट बॉल, तो अब बस उसको ट्रिक डाल दिया कि भाई तुमने ऐसे करना है, ठीक है। तो ही इज इंजॉइंग कि मैं तो खेल रहा हूँ ऐसे करके, यू नो। उसके बाद में मान लो हमें उसको बैलेंस कराना है कि वो बॉडी को बैलेंस नहीं कर रहा है, ओके। तो हमने एक खुद भी एक बॉल ले लिया, उस पे बैठ गए, बच्चे को भी बिठा लिया सामने वाली उस पे, एंड देन वी आर जस्ट डूइंग सम डांसिंग मूवमेंट। तो कंफर्ट फील कराना है बच्चे को कि भाई बच्चा ना कंफर्टेबल फील करे कि आपके साथ, यू शुड बी फेथ इन यू कि ये मुझे हार्म नहीं करेगा। सब बच्चों को समझ आती है ये बात, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो अगर ये वाली कनेक्शन बन जाती है ना, हाउ पेशेंस यू आर, आप कितना कॉन्फिडेंट है और आप इरिटेट नहीं हो रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कितना भी चीखे, चाहे वो कितना भी रोए, अगर आप 2-4 सेशन उसके साथ कामली निकाल लेंगे तो आप 5वें-6ठे सेशन में तो आपको बिल्कुल आके हाईफाई करता मिलेगा आपको। प्राइमरी कॉज क्या है बच्चों में जब आप देखते हो कोई भी दिक्कत आती है? तो प्राइमरी कॉज उनका बाय बर्थ होता है या उसके बाद कुछ एक्सीडेंट हो गया कुछ? दोनों हो सकता है, बट प्रीडोमिनेटली जो कहेंगे वो बर्थ के टाइम पे होता है आजकल। बर्थ के टाइम पे या बर्थ से पहले? प्री बर्थ, पोस्ट बर्थ, मतलब एक होता है नेटल, एंटीनेटल, पोस्ट नेटल, ऐसा होता है। तो तीनों वे होता है। तो अब मैं ये आपको थोड़ा बताती हूँ इसके बारे में कि बर्थ के पहले, मान लो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, अगर मदर को कोई दिक्कत आ रही है, इफ शी इज हैविंग सम एपिसोड्स ऑफ सीजर्स, है ना, और उसको अगर लाइक अगर वो नहीं है मेंटल, उसका जो वेलबींग है वो ठीक नहीं है, ठीक है, शी इज हैविंग इन्फेक्शन किसी भी तरह का, सपोज उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ऐसे भी केसेस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मान लो टीबी डायग्नोज हो गया, बहुत खांसी आ रही है, या मान लो कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो चीज बच्चे पे कहीं ना कहीं हावी होती है। सीजर्स को थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? सीजर जो होता है अनवांटेड मूवमेंट, ब्रेन एक्टिविटी जो होती है वो अल्टर्ड हो जाती है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रहे तो वो प्रॉपर काम करता है हमारा ब्रेन और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है। बट जब वो अल्टर्ड हो जाता है तो इट शोज इन द फॉर्म ऑफ, उसके जो सिम्टम्स है वो सीजर्स के फॉर्म में आते हैं। हमें कैसे दिखता है फिजिकली? सीजर्स बहुत है, कभी आपको लगे सीजर्स बहुत ही बंदा हाथ पैर हिला रहा है, झटके मार रहा है जोर जोर से, यस, तो ये एक तरह का सीजर है। एक आप देखोगे कि अच्छा बच्चा खेल रहा है या बड़ा भी बातचीत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अचानक से लॉस्ट हो गया, जैसे ऐसे एकदम से खो गया है वो, दैट कैन बी ऑल्सो अ सीजर। सोते समय कई बार हमें थोड़ा झटका सा लगता है लेटे हुए, तो वो कभी कभी अगर होता है तो वो कुछ सीरियस इशू है या फिर नॉर्मल है? वो ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रॉब्लम है आपको, बट अगर बॉडी आपका शेक कर रहा है उस टाइम पे, या कोई एक पार्ट है जो कर रहा है, तो आपको मेडिकल हेल्प, फिर न्यूरोलॉजिकल इशू है, हाँ, दिखाना चाहिए। मे भी हो सकता है, या फिर कई बार हेरिडिटरी भी होता है, हमारे फैमिली में भी वो चीज होती है, हिलाना, हाथ पैर हिलाते रहना, तो कुछ और भी मूवमेंट डिसऑर्डर हो सकता है। इट नॉट बी सीजर, बट सीजर्स कैसे सिम्टम्स होते हैं, जो कुछ होता है कि जो विजिबली आपको दिखता है, कई बार आपको नहीं दिखेगा बट वो आपको महसूस होगा कि इसको कुछ आ रहा है, सीजर है ये चीज, कि लॉस्ट हो जाना या ऐसे हेड ड्रॉप कर देना एकदम से भी, तो ऐसा होता है। तो उसके लिए टेस्टिंग होती है, यू कैन गो फॉर EEG, और उससे पता चल जाएगा कि उसको सीजर्स आया था कि नहीं। EEG क्या बोला? इलेक्ट्रिकल मायोग्राफी होती है वो, उसको जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रीड करते हैं उसको, मतलब जितने न्यूरॉन्स हैं हमारी नर्व्स हैं, हमारा जो ब्रेन सिग्नल्स जो है ना वो कैसे वर्क कर रहा है, करते हैं, मतलब आपके रीड करेंगे उसको, ये जो वेवलेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी। हम जो छोटे छोटे बच्चों को या किसी के बिना बाल के सर पे लगाए होते हैं पॉइंट्स, हाँ, अच्छा, तो इट इज लाइक इजी, और बॉडी पार्ट्स पे भी लगाए होते हैं, तो वो हमारे सिग्नल्स को रीड करके, और अगर उसका सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उसका नीचे है तो पता चल जाता है। वो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होते हैं, वो करते हैं इस चीज को। अभी तक का मैम सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कोई केस आपके सामने आया हो? सर अभी रिसेंटली मेरे पास जो बहुत चैलेंजिंग केस आया है, दैट इज अ गर्ल हु इज डिलेड माइलस्टोन। ठीक है, डिलेड माइलस्टोन ये होता है कि एक न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, एक न्यूबॉर्न बेबी बच्चा पैदा हुआ और वो जब तक चलेगा, ठीक है ना, 1.5 साल,
तो उसका जो ये 1 ईयर और 1.5 ईयर का जो स्पैन है, टाइम स्पैन, उसको हम बोलते हैं माइलस्टोन, सर्टेन माइलस्टोन कंप्लीट करना। हाँ, रोड्स पे होते हैं। हाँ, वो जैसे रोड स्टोर पे होता है, जब जर्नी करते हैं तो हम कवर करते जाते हैं 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, हम यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ पहुंच गए। तो वैसे ही हमारा बच्चों का भी माइलस्टोन होता है, फिजिकल माइलस्टोन जिसको बोलते हैं। तो वो ऐसा होता है कि न्यूबॉर्न जब हुआ तो उसके 2 से 3 महीने में उसने गर्दन उठाना शुरू कर दिया, पूरा प्रॉपर होल्ड कर लिया उसने। फिर आप मान लो 4 महीने या 5 महीने तक में उसने थोड़ा रोलिंग करना, अल्टी पल्टी करना शुरू कर दिया। देन 6 से 7 महीने तक में उसने बैठना शुरू कर दिया ना उसको। वो ये माइलस्टोन है, 1 माइलस्टोन, 2, 3 सिटिंग, देन क्राउलिंग आ गया, चारों पैर पे पंजे पे अपना चल रहा है, बच्चा क्राउल कर रहा है, वो एक माइलस्टोन हो गया। फिर स्टैंडिंग हो गया कि भाई 10 महीने से लेके 12 महीने में कम से कम बच्चा खड़ा होना शुरू हो जाए ना, आइडियली तो वॉकिंग भी शुरू हो जाए, ठीक है। बट ठीक है, फिर भी हम वॉकिंग को थोड़ा डिले तक लेके जा सकते हैं, लाइक 1.3 मंथ्स तक में। तो अगर ये हमारा एक क्रूशियल माइलस्टोन हो गया कि एक न्यू बॉर्न बेबी को वॉकिंग अपना इंडिपेंडेंट बनाने में, ठीक है, तो ये माइलस्टोन होना चाहिए इतने टाइम में। अगर ये माइलस्टोन नहीं कवर हो रहा है किसी बच्चे में ड्यू टू सम रीजन कुड बी ब्रेन इंजरी ड्यूरिंग बर्थ, प्री बर्थ, अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हो रखी है या कोई इस तरह की हिस्ट्री है, कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, तो वो चीज़ अगर बच्चे में ट्रांसफर हो गई है तो हो सकता है, वो हो सकता है। या पोस्ट बर्थ के बाद अगर बच्चे को निमोनिया हो गया है या वो आईसीयू में प्रोलॉन्ग्ड भर्ती है, काफ़ी दिनों तक उसके अंदर रहा है ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन, जॉन्डिस हो गया, एक होता है मेनिंजाइटिस, लाइक ब्रेन इन्फेक्शन हो गई किसी कारण से, तो ये सारे होने की वजह से तो बच्चों का माइलस्टोन में फर्क हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पुराने जमाने में क्या होता था, यार बच्चा चल पड़ेगा, लेट चलता है 3 में 7, कोई बच्चा 3 साल में चलता है, 4 साल में। देखिए आज बड़ा कॉम्पिटिटिव जमाना है ना, हम किसी इंसान को या किसी भी बच्चे को जब हमारे पास इंटरवेंशन है तो हम उसको डिले क्यों करें? Why to wait for 3 years? Why to wait for 4 years? Why not we should start the intervention at the earliest, right? So in other countries, like पहले जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम चलता होता है ताकि जो माइलस्टोन ट्रैकिंग है ना वो प्रॉपर हो, ताकि कोई भी बच्चा जो है अगर वो लग रहा है किसी भी चांसेस है तो उसको हम इंटरवेंशन दे और वो अपने माइलस्टोन को अचीव कर ले, ठीक है। मैम जो वॉकर्स होते हैं, छोटे बच्चे टायर लगे होते हैं उसको बिठा देते हैं, है ना जी, तो आपको लगता है वो नेचुरल है या दिक्कत कर रहा है बच्चों के लिए? नहीं, वॉकर आज के टाइम में अगर हम बात करें, साइंटिफिकली बात करें तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर द चिल्ड्रन टू इनिशिएट फॉर द वॉकिंग और प्रोवोक फॉर द वॉकिंग, है ना। मैं जैसे पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं मूवमेंट पे ही काम करती हूँ, तो वो हिप की जो मूवमेंट है उसको ऑल्टर कर देता है। हाँ, पैर तो लगते हैं जमीन पे, लेकिन हिप को सपोर्ट मिलता है उससे। तो वो हिप पे क्या होता है, बच्चा अपना फोर्स नहीं डाल पाता है, वो सपोर्टेड हो जाता है इसकी वजह से। दूसरा वो झूले वाली फीलिंग आ जाती है। और टो वॉकिंग को उसकी जो टो वॉकिंग जैसे पंजे के बल चलना उसको स्टार्ट कर देता है। एक एबनॉर्मल तरीका जो फिजिक्स है पूरी बॉडी की, वो अपने तरीके से कि हाँ चलो उनको लगा यार बच्चा थोड़ा ऊपर हो गया, घूम फिर रहा है, उन्होंने जो देखा बच्चे दे दिया, माँ बाप ने चलो खिलौना है किसी ने दे दिया। लेकिन जो हमारी प्राइमरी फिजिक्स है बॉडी की, हमने बार बार गिरना है, बार बार उठना है, तब सीखना है। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक वो गिरेगा नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा हाउ हिज बॉडी विल फील, हाउ टू रिएक्ट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, आप सेफ्टी मेजर्स लोगे, कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए, बट हाँ ऑन द नॉर्मल फ्लोर या कोई मैट लगाया हुआ है, leave the child independently, let them stand, let them fall, then he will stand himself जी। और अब उसके मसल्स भी बिल्ड होंगे, उसके बोन्स भी बिल्ड हो जाएंगे। एग्जैक्टली। पहली चीज तो जो माइंड में एक जायरोस्कोप है, बैलेंस पहला उसका बनना जरूरी है। बार बार गिरेगा तो पता लगेगा कि जी सीधा खड़ा होना है, ये बॉडी है मेरी, इसका ये बैलेंस है। यस, बॉडी अवेयरनेस जिसको। सेकंड आई हमारी हाथों के मसल्स और जो बोन्स हैं उनकी मोटर फंक्शन जी, ये दोनों भी नॉर्मल गिरने में जरूरी हैं। और फिर बाद में हमारा पोस्चर आया, तो ये तीनों चीजें वॉकर्स और बाकी चीजों से हैम्पर होगी जी। तो ये है कि आज के टाइम पे एडवाइजेबल नहीं है कि आप वॉकर खरीदो, और ये आपके मूवमेंट पैटर्न को भी ऑल्टर कर देता है। वही मैं बताई थी, जब हम फुट पे चलते हैं बट अगर हम वॉकर दे रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि बच्चा जो है वो पंजे पे चलना शुरू कर देता है। हाँ, मैंने खुद देखा है। मैं थोड़े दिन पहले में लगभग 6-7 साल की बच्ची थी, स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी,
नॉर्मल चलती थी, लेकिन पता नहीं टो वॉकिंग जैसे आपने बताई ना, बीच बीच में कर रही थी, मुझे लगा वो अब नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन बच्चों ने आदत पड़ गई है शायद। कितने साल की थी वो? लग 5-6 साल की थी मतलब। हाँ नहीं, ये तो वॉकर जो हम देते हैं वो काफी छोटे बच्चों को देते हैं, लगभग 7-8 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको दे देते हैं, या 10 महीने के बच्चों को। अगर 5 साल के बच्चों में अगर वो टो वॉकिंग आ रही है तो इसका मतलब है उसके जो पीछे का जो बैक मसल्स है वो काफी स्टिफ है। और ये क्यों हुआ? लैक ऑफ स्पोर्ट्स, कि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है। और माँ बाप डॉक्टर थे। हाँ, तो वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, हो सकता है कि वो ज्यादा खेलता नहीं होगा या आउटडोर एक्टिविटी नहीं करता होगा, तो मे बी उसके मसल्स स्टिफ हो रहे होंगे, तो उसको टोज पे चलने में कंफर्टेबल फील हो रहा है। सो मे बी ये एक रीजन हो सकता है, हैमस्ट्रिंग टाइटनेस। अदर थिंग ये प्रोप्रिसेप्शन हो सकता है कि उसको थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत हो, मे बी हिस्ट्री जानना पड़ेगा इसके लिए ये क्यों कर रहा है, बट इट इज क्यूरेबल, ये काफी ठीक हो जाता है। मैम एक तो हो गया वॉकर के अलावा हमारी डेली हैबिट्स और जो हम कैजुअली करते हैं ना, जो बच्चे के लिए बहुत डेंजरस है, जो माँ बाप करते हैं कैजुअल लेकर। सबसे ज्यादा तो फोन सही का, ये फोन और टीवी जी मतलब वो पेरेंट्स भी आजकल बड़े जो न्यू पेरेंट्स हैं, जो सॉरी यंग पेरेंट्स जो आज के टाइम के, वो बड़ा कन्विंस्ड है इस बात से कि बच्चे तो फोन देखेंगे ही, वो पहले से ही कन्विंस्ड है कि फोन तो हम इतना यूज करते हैं तो वो, बट ये क्या है, वो अपने आप को फ्री करने के लिए बच्चों को फोन दे देते हैं। क्या न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, फैमिली मेंबर्स कम है नहीं बच्चे को संभालने के लिए कोई। अब मदर भी एग्जॉस्ट हो चुकी है, फादर का भी अपना बिजनेस है या जॉब है, तो बेसिकली टाइम नहीं है इतना, या इतनी एनर्जी नहीं बच जाती है कि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो। तो वेरी इजी थिंग कि भाई फोन दे दो, बच्चा इंगेज्ड है, इन्वॉल्व है, एंड यू कैन डू योर ओन स्टफ्स। जो स्पाइनल कर्व है, क्योंकि हमें तो फिर पता लग जाता है कि जी फोन है, देख लिया, चलो काम करें या दर्द हो रही है। बच्चे को तो इन चीजों का कोई सुध बुध नहीं, उसने एक बार पकड़ लिया यूट्यूब किड्स, तो वो मुंडी ऐसी की ऐसी रहती है। जी, स्पाइनल कर्व है, आपने नोटिस किया, भी खराब हो रहा है। इट इज देयर, इट इज हैपनिंग, स्पाइनल कर्व हो रहा है। दूसरे स्पीच डिले हो रही है। अच्छा, स्पीच डिले का एक आज के टाइम में मुझे लगता है कोरोना से पहले इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, इतने केसेस नहीं आ रहे थे, बट उसके बाद जैसे ये फोन का एक्सपोजर, ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, हाँ स्पीच ले मतलब हकलाना या फिर रिस्पांस देना लेट। यस, हकलाना इज लाइक स्पीच है, बस वो कुछ चीजें बोल नहीं पा रहा है, स्टैमर कर रहा है ना, बट स्पीच डिले इज बोल ही नहीं पा रहा है, रिस्पांस ही नहीं दे रहा। हाँ, वो बस देख रहा है कि अगर कई बार हो सकता है रिस्पांस देने की कोशिश भी करे, बट कोई वर्ड्स ही नहीं निकल के आ रहा है, इट्स जस्ट रैंडम बैबलिंग काइंड ऑफ। मतलब वो एक अपनी लाइफ बना चुका है फोन के अंदर, जिसमें सिर्फ देखना। उसमें क्या हुआ कि जब वो छोड़ने हिप्नोटाइज, उसमें वन वे कम्युनिकेशन हो गई। एग्जैक्टली, इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन कि समथिंग इज देयर एंड यू कीप ऑन वॉचिंग फॉर आवर्स। और मेरे पास कई बच्चे ऐसे आए जो डोरेमोन की तरह बात भी करते थे। आई कांट लाइक, आपको बिलीव नहीं होगा, दे वर टॉकिंग लाइक डोरेमोन। एक और बच्चा था जो दूसरा कोई कार्टून कैरेक्टर है जापानीज में, ही वाज टॉकिंग लाइक दैट, सेम टू सेम। तो जब मैंने हिस्ट्री ली तो पता चला 8 घंटे मदर ड्यूटी करती थी, वो 8 घंटे बच्चा फोन देखता था। आपको लगता है जो प्री स्कूल्स होते हैं या फिर हम बच्चों के लिए स्पेशल जगहें होती हैं वर्किंग मदर्स के लिए, वो काफी हद तक बढ़िया है, ज्यादा बेटर है? क्योंकि हमारे घर में आजकल के जो पेरेंट्स है वो इंडिविजुअली रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा है, so you need to it's better to keep child alone with maid or a caretaker, कि आप उसको एक प्लेवे या फिर कोई अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है, सेफ एनवायरनमेंट जहां पे और भी बच्चे हैं, आप उसको वहां ले जाके रखो। Just you have to ensure the safety and other things, but it is far better than ये कहना कि अभी तो बच्चा बहुत छोटा है कैसे जाएगा। क्यों, घर पे आप उसको क्या दे रहे हो? पहले फोन, टीवी। इससे तो बेटर है कि आप कम से कम 10 बच्चे हैं उस जगह पे, वो पूरा टाइम खेल कूद के निकाल के आ रहा है। एंड द थिंग इज लाइक यू डोंट हैव टू प्रेशराइज इन द इंस्टीट्यूशन कि भाई वहां पे पढ़ाओ, बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, जस्ट एक्टिविटी। और वही होता भी है, देखा जाए तो सारे प्लेवे में यही होता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें करना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो भेजो। जी, एक मैम जॉर्डन पीटरसन है, वो वेस्ट के साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो कह रहे हैं कि 4 साल तक बच्चा सोशल होना चाहिए, बेसिक एटिकेट्स होने चाहिए, ये माँ बाप की जिम्मेवारी है। इस बारे में थोड़ा आपने क्या देखा? बिल्कुल जिम्मेदारी है माँ बाप की। कहीं ना कहीं बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं।
यू नो। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस में ही बता सकती हूँ। जैसे मेरा बेटा है 7 years का, तो उसके पापा की जो जो हैबिट्स है ही ट्राइज टू कॉपी इट, ठीक है। हाँ। जैसे घर को क्लीन रखना, लाइट्स बंद करना, बड़ा कॉन्शियस रहना इन सब चीजों के लिए, तो ही डू ऑल दोस थिंग्स। तो हमें और हम जैसे डस्टबिन, जैसे हम घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं और कूड़ा फेंक दे रहे हैं rather than keeping in the dustbin, तो ही इज द पर्सन हु नेवर सेट द थिंग्स ऑन रोड पेज और कहीं पे भी, क्योंकि वो अपने पापा को देखता है कि, या मुझे भी देखता है कि हम नहीं करते हैं वो चीज। वो हम अगर नहीं है कुछ तो हम पॉकेट में डाल लेते हैं या लिफाफा में घर लाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये नहीं कहती कि सारे बच्चे करते ही है, कुछ चीजें करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, शरारती तो करते ही है। कई जगह मैंने देखा है कि बहुत जरूरी जगह होती हैं और माँ बाप बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि कोई बच्चा जी, ज्यादा ये मैंने बहुत देखा है। किसी के घर जैसे जा रहे, कोई गेस्ट आया आपके यहाँ, है ना, और उनके साथ 2-3 बच्चे भी, मान लो उनके बच्चे हैं, उन सोफा पे कूद रहे हैं, है ना, कोई चीज को उठा रहे हैं, तो वो रोकते नहीं है कि मतलब करो जो। ये मैंने बहुत, आपको फ्रैंकली दिस इज हैपनिंग इन द एलीट क्लास। हाँ। ये एलीट क्लास में थोड़ा ज्यादा हो रहा है ये चीज। मंदिर गुरुद्वारे बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बच्चे मेन वहां जाकर रक्स क्रिएट करते हैं, लेकिन माँ बाप कभी कुछ नहीं कहते कि चलो यार, कोई जैसे डरते हैं बच्चों को कुछ करने से। हाँ बिल्कुल, ये आजकल जो पेरेंटिंग के जो तरीके हैं ना वो बड़ा बदल गया है। आपने सुना होगा सोफिस्टिकेटेड पेरेंटिंग आजकल आ गया है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग टर्म आ गया है। तो ये सब चीज थोड़ा ज्यादा हो गया है। पहले तक नहीं, बच्चे को मारना नहीं है, थप्पड़ नहीं देना है, आप उसको डांट नहीं सकते, उसका मेंटल वेलबींग खराब हो जाता है। देखो, आपने शुरू से उसको कुछ नहीं बोला है ना, यू कीप देम इन अ वेरी फ्री एनवायरनमेंट सब कुछ। और जब वो 13-14 साल का हुआ और आपने देखा कि ये तो बहुत ही ज्यादा कुछ कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, और आप एकदम से आपने रिएक्ट किया, अब उस समय बच्चा जो करेगा वो आपके इमेजिन से भी बाहर होगा। सही कहा। ठीक है, अगर उसको बचपन से पता होगा कि टॉलरेंस, जिसको बोलते हैं ना, टॉलरेंस क्रिएट करना बेबी बच्चों के अंदर में, कि हमारे माँ बाप ने या हमारे किसी बड़े ने हमें कुछ कहा है तो वो हमारे अच्छे के लिए कहा होगा, हमें थोड़ा सा पेशेंसली सुनना चाहिए। नहीं, जब आपने पूरे 10 साल 12 साल तक कुछ बोला ही नहीं और आप उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखा जो नहीं दिखना चाहिए, कि लाइक मान लो कि 4-5 घंटे से फोन ही देख रहा है, एग्जाम है, मदर आई और कि क्या है तुम खाली फोन देख रहे हो, मोबाइल उसने एकदम से ले लिया। एंड हैव यू हर्ड अबाउट द इंसिडेंसेस कि बच्चों ने जंप कर दिया, तो बिकॉज कि टॉलरेट ही नहीं हुआ वो चीज, कि मेरी मदर मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। और मैम एक फिजिक्स का रूल है कि जैसे एक एक्सट्रीम पे आप लेकर, ज्यादा एक्सट्रीम पे लेकर जब आप छोड़ेंगे तो ज्यादा एक्सट्रीम पे जाएगा। अब जब हमारा और आपका जब एक जनरेशन थी तो माँ बाप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, जैसे है ना, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, इस तरह की चीजें। और नेचर बाय डिफॉल्ट था कि बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, कईयों के बहुत ज्यादा, लेकिन होंगे तो आम बात है, मार पीटना डांटना बहुत ज्यादा, है ना। और अब दूसरे एक्सट्रीम पे आ रहे हैं कि भाई हमें ये ट्रॉमा था, हम तो नहीं करते, और नहीं करते, कुछ भी नहीं कर रहे। यस, तो वही है कि एक बैलेंस होना चाहिए, कि हमें ये समझना चाहिए कि कहाँ पे थोड़ी कसने की जरूरत है, कहाँ बच्चों को थोड़ा बिहेवियर एटिकेट सिखाने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे बच्चे घर का काम क्यों नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। Why you need maid for all the things? हाँ। एक पानी भी पीना है तो मेड के हाथ से देना है, कुछ भी। ये बड़ा कल्चर हो गया है। अपना कपड़ा उठाना, अपने कपड़े को फोल्ड करना, या मान लो अपना खाना किचन से लेना है ना, तो छोटे बच्चे क्या वो खाना खुद से जाके ले सकते हैं, है ना। एक कहावत भी है कि अगर पकी पकाई खाओ तो मत मारी जाती है। अब आप देखेंगे अदर कंट्रीज में, जो डेवलप कंट्री, वहां के बच्चों को कुकिंग सिखाई जा रही है। उनके प्लेवे में, उनके नर्सरी LKG में उनको गार्डनिंग सिखानी जाती है। वहां पे रियल लाइफ की जो चीजें हैं ना, जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, वो चीजें सिखाई जाती है ना। सैंडविच कैसे बनेगा, पेड़ कैसे लगाएंगे, है ना। हमारे स्कूल में ये चीज को ना फैंसी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं आजकल हमारे जो स्कूल सिस्टम है ना, कि आज हमने ना गार्डनिंग करनी है तो उसके लिए क्या करना, उन्होंने ग्लव्स पहननी है, ये पहननी है, वो पहननी है। भाई अगर आप ग्लव्स पहना दोगे एक छोटे बच्चे को, तो भाई प्रॉपर रिसेप्शंस कहाँ जाएगा, हाउ ही विल फील कि दैट इज अ सॉइल, दैट इज अ हार्ड थिंग दैट यू आर गोइंग टू डिग इट, है ना। सॉइल को डिग कर रहे हो, एक तरफ आपका बड़ा हार्ड चीज है और प्लांट बड़ा डेलिकेट है। तो उसकी जो हैंडलिंग है वो ब्रेन अपने आप उसको करेगा, उसको मैनिपुलेट करे, ही विल एनालाइज इट एंड पुट इट। बट आप जब ग्लव्स पहना दोगे, इसमें सारे उसको ड्रेसअप कर दोगे,
कैसे पता चलेगा उसको वो चीज, वो फील ही नहीं कर पाएगा उस चीज को, राइट। तो वो है कि हमें छोड़ना चाहिए, हमें करने देना चाहिए। अगर जब तक वो करेगा नहीं तब तक वो सीखेगा कैसे? स्कूल्स को तो बहाना चाहिए कुछ ना कुछ खर्चा करवाने का, ये तो आपने है, देखा तो हो ही रहा है ना। अब जैसे हम पेंट, मान लो गमले, छोटे छोटे गमले है ना, हम स्कूल में इतनी फैंसी पेंटिंग कराते हैं ना। और आजकल वो फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की बात करें, फाइन मोटर जो होता है बारीकी काम करने की चीजों को हम बोलते हैं फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर बात कहते हैं जो मोटर, जैसे बॉल उठा के रखना, कोई मतलब बकेट है उसको उठा के रख दिया, बड़ा बड़ा चीज जो होता है ग्रॉस मोटर हमारे हाथ का। तो बच्चों में भी ये दोनों चीजें होती है कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होगी, फाइन मोटर डेवलपमेंट होगी। पहले ग्रॉस आएगी, उसके बाद फाइन आएगी, तक उससे वो पेंसिल होल्ड करेगा, ब्रश करेगा, है ना। तो हम रेदर खाली हम कॉपी पे पेंटिंग करा रहे, आप उसको अगर एक छोटे छोटे पॉट जो आपके घर में पड़े हैं जिसके लिए आप बाहर से माली बुलाते हो, आप क्यों नहीं उसको पकड़ाओ वो चीज की बाबू ये चीज पेंट करना है, यू हैव टू डू दिस पेंटिंग, ही विल लर्न इट ऑल्सो, मे बी फ्यूचर में उसको हेल्प भी होगी उस चीज से। बट नहीं, हर चीज को हमने इंस्टीट्यूशनल कर दिया है कि गार्डन का काम है तो गार्डनर आके करेगा, और कुकिंग का काम है वो कुक आके करेगा। तो वही है, टाइम स्पेंड, टाइम नहीं है लोगों के पास, वेल्थ हो गई है आज के टाइम पे, एवरीवन कैन अफोर्ड दिस, तो ठीक है, उसके वजह से ये चीज भी ज्यादा हो रही है, माइंडसेट तो है ही है। एक मैम जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि फिजिकली तो मैंने ये देखा है कि लोग कई प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन जब मेंटली अगर वो खुश और कॉन्फिडेंट है ना तो लाइफ निकल जाती है और बेनिफिट मिलते हैं कुछ डिफरेंटली एबल टू। बच्चे जब 2 या 4 साल के, 3 साल तक उनको कुछ नहीं पता मेरी बॉडी अलग है कुछ है, 4, 5, 6 साल में क्लास का हर बच्चा रिकॉग्नाइज कर लेता जी। और पक्का कोई बुली या कहीं कुछ लड़ाई हुई, गुस्सा आया तो छेड़ दिया उस बात पे, और उसके बाद वो लाइफ टाइम एटलीस्ट 18-19 साल तक तो वो रहेगी, समझ ही नहीं पाएगा वो बुली हो रहे हैं। वो चीज हो रही है हमारी सोसाइटी में, डेफिनेटली हो रही है वो चीज। ये तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि हमारे सोसाइटी में इनटॉलरेंस इतनी ज्यादा है कि जो डिफरेंटली एबल्ड है या डिफरेंटली जिसको बोलते हैं एटिपिकल पर्सनालिटी जो है, जो बच्चे थोड़े से डिफरेंट फील कर रहे हैं, उनके लिए कोई स्पेस ही नहीं है। Nobody wants to incorporate them in एक सिस्टम, हमारा जो सोसाइटी जिसको बोलते हैं, उसमें हर कोई जज करने पे लगा हुआ है कि भाई उसके पेरेंट्स को जज करने पे लगा हुआ है, या सिंपैथी दे दी, हाँ, या सिंपैथी दे दी, या यहाँ तक भी बोल देते कि आपने बुरे कर्म किए थे इसलिए। और ये नॉट ओनली, आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे रैंडम लोगों ने, जो हमारे जिनको बोलते हैं ना बड़े पूजनीय रिस्पेक्टेड लोग, कोई बाबा जी हैं जिनको हम बड़ा पूजा करते हैं, तो डिफॉल्ट वो हम अपने प्रवचन में तक ऐसी बातें बोलते हैं कि अब तुमने ऐसा आपने ये कुछ कर्म किया किए, है, ऐसे कर्म किए अब ये करो। या लेडीज है जो अपने घर वालों की बात नहीं सुन रही है, इसकी वजह से उसको ऐसा हुआ है, हाँ अब तुम पूजा करो, पैसे दो, Yes, तो फिर आगे बिजनेस। तो अब मान लीजिए हम बात करते हैं ADHD एंड ऑटिज्म की, है ना, ये बहुत ज्यादा ऑटिज्म एग्जैक्टली वही, कुछ बच्चों का थोड़ा अलग फेस है और वो लगभग सबका स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन उनके चेहरे आंखें थोड़ी अलग सी हैं और वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते थोड़ा सा, उसको ऑटिज्म कहते हैं। और भी बहुत रीजन, बट हाँ इस तरह की चीजें हो सकती है, ये सिम्टम्स हो सकता है। डाउन सिंड्रोम कहते हैं आई थिंक, सॉरी, ये जो डाउन सिंड्रोम एक अलग है, ऑटिज्म बिल्कुल अलग है, एंड ADHD भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ADHD और ऑटिज्म समटाइम्स साथ में भी हो सकता है, तीनों साइकोलॉजिकली है, नहीं, ऑटिज्म और ADHD को हम मान सकते हैं साइकोलॉजिकली, ठीक है। बट जो डाउन सिंड्रोम है वो हमारे जीन्स की वजह से होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होने की वजह से बॉडी में, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होने की वजह से, ये तो इसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। एक मैम जैसे जो ट्रांसजेंडर लोग बनते हैं उनका क्रोमोसोम कम होता है, एक नहीं, उसमें क्रोमोसोम का रोल नहीं होता है, उसमें म्यूटेशंस का होता है कि उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या उनकी जो बनावट होती है बॉडी की, उसमें थोड़ी चेंजेस हो जाती है। मतलब जैसे हम 22, 44 और 2 एक्स्ट्रा एग्जैक्टली जेंडर वाइज, तो उनको जो 2 एक्स्ट्रा है वहां दिक्कत उसकी हाँ ये हो जाता है इसकी वजह से। और हमारा जब इस पे आगे हम डाउन सिंड्रोम में, इसमें क्या क्रोमोसोम, ये 22 नंबर क्रोमोसोम जो होता है उसमें एक एक्स्ट्रा पेयर आ जाता है, तो 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ओके, 23 46 हो जाता है। 48 तो ये चीज जो है, हाँ, ये जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं वो
स्पेशल नीड में है, ठीक है, बट वो आज के टाइम पे अगर उनको इंटरवेंशन दी जाए तो वो काफी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इसकी भी सिविरिटी के भी एक लेवल्स हाँ, हैं थोड़ा होता कि है। थोड़ा बहुत है इस बच्चे को, इसको बहुत ज्यादा है। नहीं, जो फीचर्स है वो तो हर किसी का सेम ही होता है, फेशियल फीचर्स। यस, बट अगर उसके साथ में कोई एडिशनल प्रॉब्लम है, मान लो कि डाउन सिंड्रोम भी है और थायराइड भी है साथ में बच्चे को, हाँ, ताकि जो फैट है ज्यादा बॉडी पे, थायराइड एक हार्मोन होता है, उसकी वजह से फैट बढ़ जाता है बॉडी थोड़ी। हाँ, तो वो चीज है, तो अगर वो भी साथ में है तो उसका जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है वो काफी ज्यादा डिले हो जाएगा। जैसे हमारे पास डाउन सिंड्रोम के 4 केसेस अभी चल रहे हैं, तो उसमें एक केस है जो कि डाउन सिंड्रोम विद थायराइड है, तो उनका ही इज नाउ गोइंग टू बी 5 years ऑफ एज, बट हिज सीवियरिटी इज एट हायर लेवल। वो भी वॉक नहीं कर पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू स्टैंड एंड ही इज नॉट स्पीकिंग ऑल्सो, his IQ level is also very low. But on the other end, मेरे पास 3 साल का डाउन सिंड्रोम का बच्चा है जो चल भी रहा है, भाग भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है, फिजिकली तो हो गया। जो रिस्पॉन्सेज हैं, मतलब हम ऐसा कहें कि डाउन सिंड्रोम है लेकिन काफी हद तक वो नॉर्मली रिस्पॉन्स कर रहा है। जी, मैनिपुलेटिंग नहीं हो सकते हैं, मतलब भोले जो होता है वो भोले भोले जिसको बोल सकते हो, हर वक्त खुश रहना, उनको क्या हो रहा है आगे पीछे वो नहीं पता चलता है उनको। तो ये चीजें हैं कि जिसको बोलते हैं ना रब का बंदा, जिसको अब मैं क्लिनिक पे कभी आ गया, एक छोटी बच्ची भी आई हुई है, 10 महीने की है, रोलिंग करती है, बैठती नहीं थी, बट 2-3 दिन फिजियोथेरेपी करने से वो बैठना शुरू कर दिया, 10 महीने की है, वो डाउन सिंड्रोम है, एंड शी इज सच अ क्यूटी कि मतलब हर वक्त हंसती रहती है, हर वक्त। वो जितने पेरेंट्स और बच्चों को लेके आते हैं वो उसके साथ खेलते रहते हैं, शी इज लाइक अ डॉल। और डाउन सिंड्रोम है उसको, और हमारे 2-3 सेशन फिजियोथेरेपी किया, वो बैठने लग गई। वो हमारी एक एम्प्लॉय की डॉटर है, तो अब अब उसको हम बिठा के रखते हैं, सारे उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो हंसती रहती है, उसको कुछ चाहिए तो वो आवाज निकालती है, टॉयज लेती है, लड़ाई भी करती है बच्चों के साथ कि छीनती है उनसे, तो कोई टेंट्रम्स ही नहीं है उसके। तो ये उस जीन की वजह से है मे बी। और ऐसे अडल्ट्स होते हैं उनको डाउन सिंड्रोम नहीं होता, हाँ, लेकिन जो मैंने नोटिस किया कि एक होंगे थोड़े ओवर थिंकिंग, वो थोड़े पतले होंगे, और थोड़े मस्त होते हैं ना, वो ठीक ठाक, उनका बॉडी बिल्कुल हेल्दी होते हैं। हाँ, तो आपने कुछ इसका नोटिस किया? नहीं, ऐसे ये मेरे फील्ड ऑफ स्कोप में नहीं है ये चीज है, ये मेरे फील्ड का तो पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, बट हाँ, ऐसा मुझे लगता है ये हार्मोन्स का रोल है यहाँ पे थोड़ा सा। जो खाते पीते रहते हैं उनको इतना नहीं सोचते लाइफ में कि भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं, वो खुद उनको खाने में खुशी मिल रही है तो वो खाएंगे, उनको ज्यादा कुछ नहीं सोचना होता आज में वैसे। तो इस तरह की चीजें होती है। हम फिजियोथेरेपी की बातें कर रहे थे बच्चों के लिए, है ना, तो मैं आपको पहले तो मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगी कि भाई फिजियोथेरेपी का मतलब सिर्फ पेन मैनेजमेंट नहीं होता है, और बच्चों की फिजियोथेरेपी में किस तरह के बच्चों को हम हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो वो मैं बताती हूँ कि एक होता है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, ठीक है। तो जो बच्चे अपने माइलस्टोन्स नहीं कवर कर पा रहे हैं या उससे पीछे चल रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी कैन हेल्प देम by there are various techniques like incorporating movement जो lacking है उसको incorporate करके, there are various techniques like play based therapies are available, stretching, strengthening and like treadmill training। कई बार आपने देखो बच्चा सब कुछ कर रहा है, बस खड़े होने में डरता है, हेल्दी भी है, समझ भी रहा है, बोल भी रहा है, सब कुछ है, बट वो जैसे ही हाथ छोड़ के नहीं चल रहा है। और ये शी इज अबाउट 2.5 years ऑफ एज, ठीक है। इतना एंजाइटी हायर लेवल पे था, इतना ज्यादा कि जो बच्ची है वो जब अब देखो, जब आप हाथ उंगली पकड़ा रहे हो और आपने कोई सपोर्ट नहीं दिया, यू आर जस्ट होल्डिंग लाइक, हाँ, और वो चल रही है ना, बट एट द टाइम जैसे ही आप उसको छोड़ के उसको सोचोगे कि चल पड़े, शी इज अ चेंज्ड पर्सनालिटी, गिर जाती, शी विल क्लिंग यू, नहीं गिरती नहीं है, उसको कुछ भी आपके बॉडी का मिलेगा ना, आपका शर्ट मिल जाए, पैंट मिल जाए, एनीथिंग शी कैन, उसके रीच में कुछ भी होगा ना तो वो चिपक जाएगी। जैसे मान लो कोई बोलता है ना बैट चिपक जाता है पैर में जाकर के ना, वैसे चिपक जाएगी, एंड शी विल नॉट लीव यू। इतना हायर लेवल ऑफ एंजाइटी,
ठीक है। तो जब मैंने उसका एग्जामिन किया तो लो टोन और ये सब थोड़ा थोड़ा था, तो मुझे 1 महीना लगा उसको एंजाइटी को ख़त्म करने में। हाउ आई डिड प्ले बेस्ड थेरेपी, सो वी स्टार्टेड वेरी स्लोली। मतलब 5 दिन तो पूरे सेशन में रोती ही रही। शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। पेरेंट्स डर रहे थे कैसे छोड़ के जाएं, कैसे छोड़ के जाएं। हमने ट्राई किया कि पहले पेरेंट्स को भी बिठाया, वी ट्राइड कि आप साथ में बैठो, देन विल डू द इंटरवेंशन। समहाउ इट वाज नॉट वर्किंग। देन हमने पेरेंट्स को बोला कि आप 40 मिनट घूम फिर के आओ कहीं पे भी, ठीक है। एंड ट्रस्ट अस, देयर इज अ सीसीटीवी कैमरा, कुछ नहीं होगा। एंड देन व्हेन दे वर नॉट देयर, then we started playing with her, we're giving some rings, like we are giving some आई कंटैक्ट कि भाई आप देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ना। जब आप आई कंटैक्ट ही कोई नहीं करेगा, देखेगा ही नहीं, तो हाउ ब्रेन विल इंटरप्रिटेट, हाउ सी विल लाइक अवेयरनेस क्रिएट करेगी अपने बॉडी की। वो सी चीजें सारी लैकिंग थी। तो हमने पूरे 15 दिन सिर्फ इसी चीज पे दिया, 15 से 20 दिन, कि शी स्टार्ट डूइंग आई कंटैक्ट, शी स्टार्ट फॉलोइंग द थिंग्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हर, कि अगर हम उसको बोल रहे हैं ये चीज यहाँ रखना है तो उसको यहाँ रखना है। आप पहले वो बिल्कुल उसको थ्रो कर देना या छूना ही नहीं है। तो अनसोशल बिहेवियर, यस, टोटली बहुत ज्यादा। एक टाइम पे तो मुझे ऐसा फील रहा था कि मैं इसको कैसे ठीक करूंगी। आई वाज नॉट, बिकॉज़ ये चीजें कहीं किताब में नहीं लिखी होती है, ठीक है। बस दो चीजें होगी। एक हो गया कि थोड़ा अपने टेंट्रम्स में रहना, बात करना, लेकिन टेंट्रम नहीं, ये टेंट्रम नहीं था, डरे रहना नहीं, ये इट वाज इसको मेंटल, मतलब मेंटली या ब्रेन में, मतलब शी वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल साइकोलॉजिकली, इसको प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं पे, ठीक है। बच्चे को कुछ बोलते हैं ना, इसका वो चीज थी साथ में जिसको बोलते हैं एंजाइटी। तो एंजाइटी बहुत ज्यादा था इसके अंदर। शी वाज नॉट एबल टू यू नो लाइक कनेक्ट हरसेल्फ विद द एनवायरनमेंट। तो वो करने के बाद देन समहाउ शी स्टार्टेड गिविंग अस अ स्माइल ड्यूरिंग सेशन एंड वी डू क्लैपिंग। जब वो कुछ करती थी तो शी वाज हैप्पी। शी स्टार्टेड ईटिंग ड्यूरिंग द सेशन, टेकिंग हर लाइक पॉपकॉर्न और समथिंग इन हर माउथ। फिर हमने अब उसको स्टेपिंग कराना था भाई कि कैसे कराएं उसको हम। तो ट्रेडमिल, हेयर कम्स द ट्रेडमिल। तो हमने उसको ट्रेडमिल पे चढ़ाया। पहले बहुत रोई, वी हैड टू होल्ड हर, लाइक एक बंदा उसके पैर पकड़ रहा है, कदम उसके हाथ पकड़ रहा है, एंड देन वी गेव हर द इनपुट। ये चीज हमने फीड किया कि ये मूवमेंट है, होल्ड करके आपने खुद करना है। 4-5 दिन हमने सिर्फ पकड़ के उसको करवाया। शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। एक टाइम पे लगता था इसको कुछ हो ना जाए इसके क्राइंग की वजह से। 5वें-6ठे दिन, yes, she was calmed down, she started holding and then she was walking. फिर उसके बाद ये लगता है मुझे 1.5 महीने के प्रोसेस में, दिवाली की छुट्टी थी, 3-4 दिन पेरेंट्स घर गए थे। when they come back with the good news कि आपके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज लाए हैं, तो she came herself walking. ठीक है। और सोचो, she was 2.5 years of age, 1 month पहले तक वो बच्ची नहीं चलती थी। तो अब हम बोल सकते हैं ना कि हमारी जो मूवमेंट, जो हमारा स्किल था, जो हमारा फिजियोथेरेपी, जो हमारा ट्रीटमेंट था मिक्स्ड विद प्ले वे, उसने काम किया। एग्जैक्टली। यस, नहीं तो क्या, उससे पहले भी उसके पेरेंट्स ने बड़ी कोशिश कर ली थी। कुछ ना कुछ मैम वो ना बात अंदर के अंदर दबती 12, 13, 14, 15 साल तक हाँ, वो रहेगी। तो वो रह जाती अगर हम उसको नहीं हमने वही उसको हमने फीडबैक दिया, यू नो, इट इज कॉल्ड एज गिविंग अ फीड। ऐसे मिरर में देख के फीड। हमने ट्रेडमिल के आगे मिरर भी लगाया, उसको फेस दिखाया अपना, उसके पैरों के जो चलने के जो स्टेप्स थे वो दिखाए उसको। देन हमने एक दुपट्टा लिया, फिर उसको हमने उस दुपट्टे को होल्ड करवाया कि नो, यू डोंट नीड अ ह्यूमन टच। आपको जो भी चीजें आपको दिखती है उसको पकड़ के आप काम कर सकते हो अपना। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप ऐड ऑन किया, कुछ चीजें छुड़वाते गए, नई चीजें ऐड करते गए, एंड देन शी स्टार्टेड वॉकिंग। और मैं बच्चों के रिलेटेड थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पूछना चाहूंगा कि एक जैसे बच्चा है, आपका बेटा है, तो एक होता है कि हम जो हैं एज एन पर्सनैलिटी जो हमारा है, और एक होता है कि हम धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने आप को इम्प्रूव या अच्छा दिखने के लिए हम कुछ बनते हैं। वी शो समथिंग एल्स, हम कोशिश करते हैं कपड़ा, बोलना और सब कुछ बिहेवियर। एक हम बनते हैं और एक हम होते हैं। जो हम बनने की कोशिश करते हैं वो ज्यादातर, जैसे आपका बेटा तो फादर की तरह बनने की कोशिश करेगा, लेकिन वो है क्या, एक्चुअल पर्सनैलिटी उसकी मदर से अट्रैक्ट हो रही है और उसको पता भी नहीं है। उसका जो रिस्पॉन्स का तरीका है वो शांत है, वो बोलता है। दोनों बोलते हैं, मदर और फादर दोनों से ही आता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ
तो हम बड़े होते होते एक्सटर्नली जो कोशिश करते हैं बनने की, वो सेम जेंडर की जैसे मदर और बेटी, वो एक्सटर्नल कोशिश कैसे करेगी, लेकिन जो पर्सनैलिटी कैसी है, वो फादर के साथ क्या इंटरेक्शन रही, फादर की कैसी पर्सनैलिटी है, गुस्से वाले हैं, शांत हैं, सेंसिटिव हैं, वो वहां से डिराइव हो रही है ऑपोजिट जेंडर से, क्योंकि ऑपोजिट Yes. जेंडर का लॉक हो जाता है माइंड। ये भी होता है और इन्वायरमेंट से भी होता है कि भाई उसकी जो अपब्रिंगिंग, वो किस इन्वायरमेंट में अपना टाइम स्पेंड करता है ना, जी। उसके स्कूल के फ्रेंड्स कैसे हैं ना, वो जहाँ खेलने जाते हैं किस तरह के लोगों से मिल रहा है, हाउ व्हाट द कंटेंट ही इज वाचिंग ऑन द टीवी और द फोन ही इज यूजिंग, उसमें किस तरह की चीजें वो देख रहा है ना। तो ये सारी चीजें कि मदर, फादर, इन्वायरमेंट, फ्रेंड्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है ना, आसपास के जो वातावरण है, उन सब से मिल के ही एक पर्सनालिटी डेवलप होता है। ठीक। और अपना इंसान का जो बाय बर्थ हो सकता है कि छोटे से होता है ना, इनबिल्ट क्वालिटी जिसको बोलते हैं ना, कि कोई बंदा इनबिल्ट बड़ा दयालु सा होगा, कोई थोड़ा सा हार्श भी हो सकता है, कोई थोड़ा स्ट्रिक्ट सा होगा। जी। तो ये एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है, ठीक ऐसे है। हो जाता है ये। जो बहुत ही छोटे बच्चे 1 साल से कम, उनमें स्पेसिफिकली जेंडर वाइज कुछ आपको उनके बिहेवियर में नजर आता है? जैसे मेरे क्लिनिक पे बॉयज के केस, कई बार ऐसा होता है कि खाली बॉयज बॉयज होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी गर्ल्स होती है ट्रीटमेंट के लिए। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इतने छोटे बच्चों में कोई इतना चेंजेस होता है, बिकॉज वो बड़ा प्योर होते हैं। हार्ट कहा जाता है कि जो लड़कों को बड़ा करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लड़कियां थोड़े सी हो जाते हैं। हाँ, ये चीज होता है कि लड़के जो है थोड़ा सा ज्यादा क्या बोलते हैं ना, होता है खेलने कूदने इन सब में थोड़ा ज्यादा होता है, ओपन ज्यादा रहते हैं कई बार। लेकिन आज आप देखोगे तो ये तो उल्टा हो रहा है, गर्ल्स आजकल ज्यादा ओपन है। तो मुझे लगता है ये तो एक बायस सा क्वेश्चन है, लेकिन हम दोनों मेल फीमेल में इतना ऐसा नहीं लगता कि ये चीज होगा। बट हाँ, अगर फैमिली में कुछ ऐसा रोल हो रहा है तो हो सकता है कि वो चीज हो। तो बेसिकली जब आपने काफी जगह पहले एज इंटर्न या काम स्टूडेंट काम किया होगा, लेकिन जब अपना आपने खुद का एस्टैब्लिश किया एक जगह अपना क्लिनिक, तो एक सिंगल चीज जो आपने सोचा कि नहीं मेरे यहाँ ये चीज ऐसी नहीं होगी, अब ये मेरी तरफ से मैंने सीखी है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, कोई एक चीज जो आपके क्लिनिक में, ब्लॉसम क्लिनिक में? यस जी। एविडेंस बेस्ड। जी। कि मेरे को ऐसा होता है कि हाँ, जो भी मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ वो साइंटिफिकली बैक्ड अप हो। जी। इट शुड बी रिसर्च्ड प्रायरली, नॉट लाइक कि हम कुछ भी करे जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। और हर इंडिविजुअल बच्चा जो है या अडल्ट, कुछ भी बच्चे आ रहे हैं, वो सब अलग हैं, हर किसी का एक केस स्टडी होता है, उसको हमने करना ही करना है। फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज कि आप क्या दिक्कत है, उसका क्या प्रॉब्लम है, उसका मूवमेंट पैटर्न कैसा है, उसका क्रॉनिक मतलब क्या बोलते हैं, आउटकम कितना होगा, आउटकम। हम आउटकम नहीं देखते हैं आपके ट्रीटमेंट के बाद का आउटकम। यस, ये हमारे ट्रीटमेंट में आउटकम क्या होगा, ठीक है। और दूसरा, एक तो मेरे को था कि मुझे एकदम एविडेंस बेस्ड करना है, एक्सक्लूसिवली बच्चों के लिए करना है वो काम। तीसरा था कि मेंटेनिंग रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड बनाना कि आज बच्चे ने ये किया, लाइक डॉक्यूमेंटेशन। सो आई मस्ट हैव डॉक्यूमेंटेड थिंग्स फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड। और कंपैशनेट कि ठीक है, एक मदर आ रही है, बच्चे को लेके आ रही है, बैग भी टांगा हुआ है उसने, डायपर भी है साथ में, एक हाथ में एक और हो सकता है दूसरा बच्चा भी हो। तो आई ट्राई टू इंश्योर कि हमारे जो अटेंडेंट्स है या हमारे यहाँ जो भी हेल्पिंग हैंड है, वो उस मदर की हेल्प करे, बच्चे को ऊपर से उनको होल्ड करे या उनको बैग पकड़ाए। तो ये चीज हम था कि ऐसा अगर किसी आदमी ने कोई चीज शुरू करी और एक औरत ने शुरू करी तो थोड़ा डिफरेंस तो होता है, कुछ अलग अलग स्पेशल चीजें होती हैं। तो आई थिंक ये विमेन का नजरिया है कि थोड़ा जैसे कि एंटर हो थोड़ा सेंसिटिव तरीके से ये भी। और मुझे लगता है कि ये फीलिंग मेरे को थोड़ी इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद आई है। एग्जैक्टली, वहाँ की सोसाइटी थोड़ी सी मैंने वहाँ पे ये नोटिस किया कि कितने बड़े भी रिसर्चर हैं या कोई भी है, दे वैल्यू यू एज ए ह्यूमन, ठीक है। तो एक ह्यूमन की वैल्यू है, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो, है ना। वो अगर बोल रहा है कि बीमार है तो हो सकता है कि वो बीमार होगा, ऐसे नहीं है कि वो आपको बहाने करा रहा है, ठीक है। तो एक मदर के लिए इतना डायलेमा होता है स्पेशल नीड बच्चे के साथ। हो सकता है कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही है,
वो पैसे कहाँ से लेके आ रही है? समटाइम्स आई नीड टू सी दैट ऑल्सो, कि वो मेरा जो फीस ला रही है वो कहाँ से ला रही है। क्योंकि अगर आपने देख लिया कि दुखी होके पैसे आ रहे हैं तो आपको भी नहीं फैलेंगे। नहीं है फायदा। तो मैंने शुरू से था ये चीज कि अगर कोई बच्चा ठीक होने वाला है, मुझे लगता है कि मेरे इंटरवेंशन से ठीक हो जाएगा, तभी मैं उसका शुरू करवाती हूँ, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म चलता है, ईयर्स एंड ईयर्स लगते हैं बच्चों को ठीक होने के लिए, बिकॉज ये मूवमेंट डिसऑर्डर्स है ज्यादातर। तो इसके लिए अगर मुझे लगता है कि नहीं, इसमें कोई पूरा ब्रेन डैमेज है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसके लिए, ठीक है, नहीं हो सकता, तो अब पेरेंट्स है, मैं उसको ना भी नहीं कर सकती कि भैया आपको मैं नहीं करूँगी। तो हेयर इट्स अ डायलेमा, बट मैं उनको ये समझाती हूँ कि आप वीकली एक दिन लेके आओ, वीक में एक दिन आई विल डू सम इंटरवेंशन, आप सीख लो और घर पे करो ऐसी चीज़ें। तो यही था 3-4 चीज़ें कि एक तो साइंटिफिक काम करना है, एविडेंस बेस्ड करना है, जो हमारा सेंटर है इट शुड बी काम, पीसफुल होना चाहिए, है ना। हम बड़ा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स लेके आ रहे, मान लो एक फादर लेके आया और बच्चे ने पॉटी कर दी और फादर मीटिंग में है गाड़ी में बैठ के, तो क्या हम इस टाइम पे फादर को बुलाएंगे कि आप उसका डायपर चेंज करो? करना पड़ेगा। एंड सपोज आपके पास अटेंडेंट भी नहीं है, अटेंडेंट इज नॉट रेडी टू चेंज द पॉटी, डायपर नहीं चेंज करी, तो आई एम द पर्सन हु डू इट, क्योंकि मैं उस बच्चे का 1 घंटा खराब नहीं करना चाहती हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आपके पास छोड़ के जा रहे हैं तो एज ए मदर समझ के छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, वो उनको ट्रस्ट है कि मेरे बच्चे का यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर ज्योति फॉर योर टाइम।